बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद हैं। आप बीजिंग से आपने हमें ज्वाइन किया है। आज की जो मौजू है उस पर हम बात करेंगे कि चूंकि ये जो दुनिया है, ये दुनिया अब टेक्नोलॉजी की है, और जो मुल्क टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड होगा उसी का असर और रसूख दुनिया की सियासत पे भी होगा, मईशत पे भी होगा, समाज पे भी होगा। इस वक्त दो बड़े टेक्नोलॉजिकल जाइंट हमारे सामने हैं। एक इनफैक्ट अमेरिका है और दूसरा चाइना है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने बताया है कि 64 में से तकरीबन 57 टेक्नोलॉजीज में चाइना इस वक्त सरपास कर चुका है अमेरिका को। और ये उन्होंने एडवांसमेंट 2019 से 2023 के दौरान, यानी सिर्फ 4 साल अरसे के अंदर हासिल कर ली। जबकि 2003 में चाइना सिर्फ 3 टेक्नोलॉजीज के अंदर उसकी एडवांसमेंट थी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका की सिर्फ अब 7 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें अमेरिका इस वक्त लीड कर रहा है। लेकिन फिर भी कहा जाता है, एक तनकीद ये है कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं और प्रोसेसिंग चिप्स हैं, उसमें चाइना अब भी डिपेंड कर रहा है अमेरिका, साउथ कोरिया और ताइवान के ऊपर। चूंकि हम जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी या डिफेंस एडवांसमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सारे इस चिप के मरहून मिन्नत हैं या इस पर डिपेंड करते हैं। साथ में भारत की भी बात आ रही है। भारत के लिए भी कहा जा रहा है कि 64 में से 44-45 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें भारत ने टॉप 5 ममालिक की फहरिस्त में अपने आप को शामिल करवा दिया है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। क्या हम अपनी अंदरूनी खलफशार और पड़ोस से जो दहशत गर्दी पाकिस्तान में जो हो रही है, और फिर स्पेशली जो चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहा है, जिससे सीपैक भी मुतासर हो रहा है, उसमें लगे हुए हैं? क्या हम रिफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं? हालांकि उड़ान पाकिस्तान रिफॉर्म पैकेज आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन उस पर भी बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन उस पर तनकीदी जायजा भी लिया जा सकता है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पे अभी काम नहीं हो रहा। इंटरनेट की स्पीड स्लो है। सीपैक में पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो क्यों नहीं फेज 2 स्टार्ट करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाई जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए, टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफर हो और डियास्पोरा पाकिस्तानियों को इनवाइट किया जाए। ये बहुत सारे सवाल आते हैं, हसन जावेद साहब से पूछेंगे। हसन जावेद साहब, पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर पहले फरमाइएगा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट जारी की है, ये तो बड़ी शॉकिंग है कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर चाइना 64 में से 57 में लीड कर रहा है। तो इसका मकसद दुनिया तो अब चाइना के साथ है, क्योंकि फ्यूचर वॉर जो है वो तो टेक्नोलॉजिकल वॉर है। जो इसमें आगे है वो दुनिया के हर शोबे में आगे। जी सर। अच्छा सर, मैं अर्ज करता हूं आपके सामने। हम जब इम्पैक्ट को देखते हैं तो फ्यूचर इम्पैक्ट को हम दो तीन चीजों पर देखते हैं। यानी दो चीजें, दो बड़े वेरिएबल्स हैं। थोड़ी सी मैं आज जरा रिसर्च ओरिएंटेड गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, और फिर आमियाना गुफ्तगू आमतौर पे मैं इसलिए करता हूं ताकि हमारे लोगों को समझ में भी आ जाए। फ्यूचर इम्पैक्ट को एनालाइज करने के दो ही तरीके हैं, और उसका जो इक्वेशन बनती है, उसका नेट रिजल्ट है, वो है सोसाइटीज। ठीक। वो दो वेरिएबल कौन है जिस पे डिपेंड करता है तो सोसाइटीज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो है बिजनेस एंड इकोनॉमी। राइट सर। अच्छा, जो बिजनेस एंड इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है सप्लाई चेन। यानी आपकी सप्लाई चेन क्या है टोटल पूरी दुनिया के अंदर। यानी आपका जो है, यानी मैं प्रेसिडेंट यानी माओ जेतुंग की बात कर रहा हूँ, जिस जमाने में उन्होंने अभी चाइना को बनाना शुरू किया था। बेसिकली आपको पता है कि वो एक जाट कबीले के थे, और वो फ्यूडल थे, खुद भी फ्यूडल थे। और यूं समझ लीजिए कि उनको एक देहाती यानी जहनियत थी, लेकिन उनके अंदर एक प्रोग्रेसिव चीज थी। उन्होंने ये समझ लिया कि सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह जाना और ये सारा मामला जो है वो तरसील है। और तरसील जब तक नहीं होगी तब तक मामलात नहीं चलेंगे, और मामला चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितने भी नेटवर्क्स हैं वो जरूरी है। यानी रोड, रोड एंड रोड। उन्होंने आज पाकिस्तान, आज चाइना के अंदर 8 लाख हजार जो है उसके ऊपर फैला हुआ इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। कोई ऐसा देहात देहात गांव, चक, छोटा काउंटी आपको नहीं मिलेगी जहां तक शानदार रोड नहीं जा रही। यानी इसका मतलब है कि एक ऐसे विजनरी आदमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि पहले तो है ट्रांसपोर्टेशन, कि जिसमें हम तक हर जगह पहुंच सके।
सर दूसरा जो है ना, इसमें इसी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सप्लाई चेन के अंदर ही दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपके पास जो है वो कौन सी ऐसी चीज है, यानी आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है क्या। मैं पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस एक तो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के लोगों में भी नहीं पता कि उनका आइडेंटिटी है क्या। आर दे तैमूर्स, आर दे हिंदूज, आर दे मुस्लिम्स, आर दे अरब्स, और आर दे व्हाट। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं अभी इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। पाकिस्तान के आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हमारे पास सोल्यूशन है, हम बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी होता है, जैसे एक आइडेंटिटी है उसके साथ एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि मेरे पास मुल्क में है क्या। मुझे पिछले 70 साल से पाकिस्तान में बताया गया कि मेरी एग्रीकल्चर है, मेरी एग्रीकल्चर टोटल 18% ऑफ द टोटल पाकिस्तान नहीं बनता। मेरी गंदम में मैं डबल पैदा करता हूं, मेरे पास गंदम की शॉर्टेज है। मैं चीनी ज्यादा पैदा करता हूं, मेरी चीनी की शॉर्टेज है। मेरे पास एग्रीकल्चर की कोई भी चीज है तो उसके अंदर कार्टर्स बने हुए हैं, और कार्टर्स जो मंडी तक जाते हैं वो एसी और डीसी रेट के ऊपर बिकते हैं, और एसी साहब और डीसी जो है वो करप्शन की इंतहा करते हैं। चुनाचे मेरे पास ना सब्जी पहुंच रही है, ना एग्रीकल्चर पहुंच रहा है, ना मैं, अच्छा मैं अपनी मुल्क की जरूरत भी नहीं पूरी कर रहा, यानी मेरी डोमेस्टिक जरूरत पूरी भी नहीं हो रही, और मैं इसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर मैं सोचूं तो मेरा मीट होना चाहिए। पता चलता है कि 15,000 जो है वो टन गोश्त चाहिए चाइना को, तो कहते हैं फुट एंड हेड इंजरी है, चुनाचे वो जानवर जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, जब वो जानवर रिजेक्ट हुए तो उन्होंने कहा आप बॉइलिंग प्लांट लगा लीजिए। बॉइलिंग प्लांट लगाया तो उन्होंने जवाब में लिख के भेजा, आपकी एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से लेटर गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बॉइलिंग प्लांट लगाने के पैसे नहीं हैं, ये बहुत महंगा है। तो भाई ये आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो प्रोजेक्ट बेस आप जो कर्जा जात लेते हैं, तो उससे बॉइलिंग प्लांट क्यों नहीं लग सकता। अगर आप रशिया से तेल लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो रिफाइनरीज क्यों नहीं लग सकती। पाकिस्तान के पास सर 4 रिफाइनरीज हैं, उनमें से 3 नाकारा हैं, और चौथा जो है वो क्रूड ऑयल को है वो बहुत अच्छे से स्टीम करके साफ करने की अहलियत नहीं रखता। चुनाचे आपके पास ऑयल रिफाइनरीज भी नहीं है, आपके पास क्लीन पेट्रोल आए तो आए, वरना रिफाइनरी की भी आप जो है वो सलाहियत नहीं रखते। अच्छा, मतलब ये अब मेरा सब कहने का मकसद ये हुआ। तीन रिफाइनरीज कहाँ पे हैं, ये जो आप बता रहे हैं नाकारा हैं हमारी? सर ये तीनों मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है, एक वाह में है, एक बाकी जगहों के ऊपर है, एक जो है वो थर के करीब है। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खास तौर पे इन्होंने लगाने की कोशिश की थी रिफाइनरीज थर वाली जगह के ऊपर, एक कोट अद्दू के अंदर भी है। सो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्होंने लगाने की कोशिश की, लेकिन इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि मैं प्रोजेक्ट फंड देता। आप मेरी बात फाइनेंशियली भी जरा समझ ही रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंड लेना है तो मुझे सिर्फ इस मकसद के लिए फंड लेना चाहिए, मैं रिफाइनरीज लूं। फिर मैं आपको तरीका भी बता देता हूं मैं कमाऊंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं गवर्नमेंट में होता और मुझे पेट्रोलियम का मिनिस्टर बनाया होता और मैं करप्ट नहीं हूं, आई नो, जैसे आप करप्ट नहीं है वैसे मैं करप्ट नहीं हूं। मैं क्या करता है, 1 लाख बैरल जैसे डॉक्टर मुसद्दिक ने लिया था, उसका जो ऑयल उसने लिया वो क्रूड ऑयल था। वो क्रूड ऑयल मेरे रिफाइनरी यानी मेरी कारों में और मोटरसाइकिल में नहीं लग सकता। वो क्रूड ऑयल जो टाइप A1B6 था, वो मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, वो उनको मैं किसी दिन अगर मैं डिटेल करना शुरू हो जाऊंगा तो मैं लोगों को इंप्रेस तो कर लूंगा, लेकिन टाइम चला जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि बहुत सी टाइप्स है। अच्छा, उस टाइप के अंदर ये जो तेल उन्होंने मंगवाया वो सिर्फ इंडस्ट्री के यूजेज में आ सकता है। अच्छा, मजे की बात है हमारे पास वो इंडस्ट्री नहीं है जहां पे तेल लगेगा। अच्छा, अब उसका दूसरा तरीका ये है कि मैं रोऊंगा नहीं इस बात पे कि मेरे पास इंडस्ट्री नहीं। अव्वल तो मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दूं और तेल जो है वो सस्ते दामों बेचने की कोशिश करूं। दूसरा तरीका यह है कि मैंने 50% क्रूड ऑयल मैं उसको रिफाइन करता और रिफाइन करके अपने हमसाया ममालिकों को बेचने की कोशिश करता। जिस तरीके से रशिया ने इंडिया के थ्रू सऊदिया ने इंडिया के थ्रू रशिया से तेल खरीदा, क्या मैं नहीं खरीद कर आगे सरपास कर सकता। तो अगर मेरा, मैं जब सफारती ताल्लुकात की बात करता हूं तो मैं कहता हूं इट्स द सफारती ताल्लुकात यानी फॉरेन रिलेशन मस्ट बी ऑन द बिजनेस एंड इकोनॉमी। अगर ये गलत डेफिनेशन है तो आप मुझे बिल्कुल दुरुस्त कर दें, लेकिन आज की दुनिया, 2025 के बाद की दुनिया, हमारी फॉरेन अफेयर्स में यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, मेरी ये हिमालय से ऊपर और ये काशगर से नीची और शहद से मीठी वाली ये तमाशे नहीं चलेंगे, ये मेटाफॉर्स जो है।
ये सिर्फ और सिर्फ खानदानों के अंदर चल सकते हैं कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। भाई बहुत प्यारे हो तो मुझे कुछ करके भी दिखाना होगा। बेगम तुम बहुत अच्छी हो, मैं चांद ले आऊंगा, बट वो कहेगी चांद ना लाओ, मेरे लिए डायमंड लेकर आओ। उसकी वर्थ कितनी है, और हर माहाना खर्चा भी दो, पैसे भी दो, ताकि इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। मैंने चांद रख के क्या करना है? अच्छा, अब पॉइंट सर ये है कि जो सप्लाई चेन है उसकी जो ऊपर जो रीलाइनमेंट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो मैंने बताया ना कि दो, बिजनेस और इकोनॉमी, इसका सब्जेक्ट इकोनॉमीज में पड़ता है, इसका इंपैक्ट होता है। तो सप्लाई चेन के अंदर इसका रीअलाइनमेंट का सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि ट्रेड हमारा रीअलाइन हो। मैंने किसको क्या देना है? जैसे 5 सेंट्रल एशियन स्टेट थी, रजाक दाऊद ने $90 बिलियन का ट्रेड का एग्रीमेंट करके आया था, और 70 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो मार्क हुई थी कि किसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी पाकिस्तान, मैं अभी जो बातें कर रहा हूं, आप तो रोबस्ट टेक्नोलॉजी, आप तो टेक वॉर की बात करें, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पाकिस्तान तो अभी 500 साल पीछे है। पाकिस्तान तो टेक्नोलॉजी का अता पता भी नहीं है। मैं तो 500 साल पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन हम 500 साल पीछे के मुताबिक भी तरक्की नहीं कर रहे। मैं अंदाजा कीजिए कि मैं अगर जीडीपी बता भी, अगले साल का जो है वर्ल्ड बैंक ने दोबारा एस्टिमेट लगा के भेजा है, हम मुश्किल से 1% भी ग्रो नहीं कर रहे। सो ग्रोथ है नहीं ना। उसका वजूहात मैंने बताई है कि जो आपने फिगर्स बताए वो गलत किस्म के फिगर्स बताए, क्योंकि डिमांड कैपेसिटी, देखिए प्रोडक्शन वाले जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं होगी तो कुव्वत खरीद नहीं होगी, जब कुव्वत खरीद नहीं होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम नजर आएगी सर। सो गवर्नमेंट इसके ऊपर छलांगे मारे कि हमने इन्फ्लेशन कम कर दिया, बेसिकली आपने गरीब का पेट आधा कर दिया, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई। चले बहरहाल, ये तो सरे दस्त बात आ गई। दूसरी सर इंपॉर्टेंट होती है इनोवेशन रेस। अच्छा, इस इनोवेशन रेस के अंदर चाइना, आपने बात की 57 में से, 64 में से 57, सर आप आपके सामने मैं रखता हूं, कॉस्ट में मुकाबला नहीं है चाइना का। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट में मुकाबला नहीं है, शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में मुकाबला नहीं है। अच्छा, इफेक्टिव ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में मुकाबला नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी अजनास को, अपनी चीजों को पूरी दुनिया में उनके स्टैंडर्ड पे रिकग्नाइज करवाना। अच्छा, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को मैं मुसलसल कहता रहा कि भाई जितनी भी अजनास अगर आप रशिया में बेचना चाहते हैं, ताशकंद में भेजना चाहते हैं, अमेरिका में भेजना चाहते हैं, अमेरिका में एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में मैंने इस दफा चिकन खाया, मैंने कहा शानदार टेंडर है। अच्छा, मैं सब्जी खाऊं तो लज्जत। मैंने निहारी खाने गया तो पाकिस्तान से मैंने अब तौबा कर लिया कि आज के बाद पाकिस्तानी खाने अमेरिका खाने जाया करूंगा। आप अंदाजा करें कि मैं पाकिस्तानी खाने अमेरिका खाऊंगा। अमेरिका में शानदार निहारी, शानदार पाए, शानदार जो है वो समोसे। उसकी रीजन मैंने पता की कि क्या मामला है। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में मसाले आ रहे थे वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और जो यहाँ के मसाले हैं उनका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से सारी दुकानों के ऊपर जो आपको खाने को लज्जत मिल रही है वो उस खानों के स्टैंडर्ड्स की है। यानी मिर्चें, मिसाले, खाने या चिकन या बकरा, ये सब के सब हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से कमाल के हैं। यानी पाकिस्तानी खाने भी वहां पर बने तो अच्छे, यहां पर बने तो लो कॉस्ट की, लो क्वालिटी की वजह से गंदे। तो ये इतनी बुरे हालात पाकिस्तान की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं। मैं मूव करता हूं सर इनोवेशन पर। इनोवेशन दूसरा है। अच्छा, अगर इसके बारे में मैं एक इंटरनेशनल रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं, द कंपटीशन इज एक्सिलरेटिंग इनोवेशन विद बोथ कंट्रीज इंटरेस्टिंग टू रीच and development by the 2020 China innovation advancement industry capabilities had increased roughly 75%। सर डॉक्टर साहब आप जो कह रहे थे 75% इंक्रीज कर गई, ये रिपोर्ट मैंने कल आपकी बात सुनकर निकाली है। और यूएस कैपेबिलिटीज आर प्रोपोर्शनल बायसेस एंड इंडिकेटेड अ नैरोइंग गैप। अच्छा, मैं आपको ये लिख कर नहीं दे रहा, मैं हवा में नहीं बता रहा, नियर बाय भी नहीं है। वो 7 ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कल भी बता रहा था और आज फिर बता देता हूं, मेडिकल में उनका कोई मुकाबला नहीं है अमेरिका का, जीनोम्स में उनका मुकाबला नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में उनका मुकाबला नहीं है, स्पेस साइंसेस में अभी फिलहाल उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरीके से अगेन मेडिकल से रिलेटेड जो है वो वैक्सीनेशन से वाला मामला भी अमेरिका से ऊपर अभी तक नहीं गया। लेकिन चाइना पीछे नहीं है, दे आर, उनका मसला सिर्फ ये है कि आप देखें वो 300 साल पुरानी सोसाइटी है।
इट इज वेरी यंग सोसाइटी, इसको तो 20 साल हुए हैं अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आए हुए, लेकिन R&D के अंदर वो इतनी मजबूत है, बाकी सारी चीजों में आग चुकी है। जो 7 चीजें मैंने बताई हैं वो 7 की 7 मेडिकल से रिलेटेड है, वो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला मैं हल कर रहा हूं। क्या मेडिकल मेरी रोजमर्रा में तो नहीं आना ना? अगर जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर मेडिकल में है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करना? मैं अमेरिका के तो खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने उस गैप्स को आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया। एक्चुअल बात यह है कि अमेरिका वाइल्ड है, अमेरिका अमीर है, अमेरिका ट्रांसपोर्टेशन में बनाना ही नहीं चाहता। आप वहां पे ट्रेन पे चले जाएं, आपको गेट से लेके ट्रेन तक कोई बंदा चेक नहीं करता। ट्रेन उड़ जाए उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनकी ट्रेन पे सिर्फ गरीब सफर करता है। जो अमीर है उनका, वो ट्विन टावर के ऊपर, वो जो क्या नाम है, टाइम स्क्वायर की सबसे बड़ी बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर से उड़ेगा और अपने जो है वो आइलैंड के ऊपर उतर जाएगा। तो उनका सब्जेक्ट ये है नहीं। आगे चलते हैं सर। आपकी आवाज म्यूट है सर, म्यूट। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका की इस वक्त स्टेट एम्पायर बिल्डिंग सबसे बड़ी है इस वक्त न्यूयॉर्क में। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, अब तीसरे दर्जे के ऊपर सर मैं अब कंपटीशन के ऊपर आ रहा हूं, तो जिसका कोई कंपटीशन नहीं बनता। लोग जब कहते हैं डी रिस्किंग पर है, तो मैं बहुत यानी सख्त रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। मतलब डी रिस्किंग का फैक्टर खत्म हो गया जब मल्टीपोलर वर्ल्ड आ जाता है ना सर। और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड का आगाज हो जाता है, तो नोबडी केयर्स कि अमेरिका अब क्या करेगा। उसके ऊपर सैंक्शन लगाए ना लगाए, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी या ना लगी, क्या फर्क पड़ा? ईरान सैंक्शन ना लगने से हटा, तो वो कहां पर चला गया? अच्छा, दुनिया में तब्दीली भी आपको बता दूं, आपका मशरिक वुस्ता जो डॉक्टर साहब, है। ये डी रिस्किंग की बात ਜਿਹੜੀ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में लेना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसके साथ साथ जी एक प्लीज। सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। सवाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज जितनी भी एडवांसमेंट है उसमें चाइनीज सेल्फ रिलायंस पॉलिसी का भी अमल दखल है, लेकिन बुनियादी तौर पे अमेरिकन कोऑपरेशन और अमेरिकन इन्वेस्टर जो है उसने आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चाइना के अंदर, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी भी आई, और उसको फिर ये चाइना की जहानत है और उनकी कमिटमेंट थी कि उसको लेकर वो आगे चले, जिसका इनोवेशन का भी आपने जिक्र किया कि 75% इंक्रीज। सवाल ये पैदा होता है जो हेडले बुल भी उठाता है, और जी हेडले सर। बुल ने 1990s में ये सवाल उठाया कि 20-30 सालों के बाद जब चाइना दुनिया का हब ऑफ पावर होगा, जिस तरह आज अमेरिका कोऑपरेट कर रहा है चाइना के साथ, तो क्या कल चाइना पावर बनने के बाद अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेगा? अब यहाँ पे थैंक यू जो ये सर। डी रिस्किंग और डी कपलिंग है, इसको अब बयान कीजिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। बड़ी बहुत बहुत ही खूबसूरत सवाल किए सर। एक यह बात याद रखिएगा, एक जीनियस गुजरा है, बेशक वो जूस था, वो जू में से था, लेकिन मैं मजहब को इतना ज्यादा तरजीह नहीं देता, मैं दिमाग को तरजीह देता हूँ। ठीक उसका नाम था हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर कितना जहीन आदमी था कि उसने अपने प्रेसिडेंट को बताए बगैर उस वो जो है वो बैकडोर लॉबिंग के लिए चाइना चला जाता था। उसका जब दिल करता था वो जहाज पकड़ता था और चाइना चला जाता था। और वो कहता था कि आने वाले दिनों में अमेरिका अगर ताकत रहना चाहता है, तो उसको सिर्फ चाइना और चाइना के साथ ताल्लुकात रखने हैं। वो जीनियस था। ठीक हो गया। उसने कहा लो कॉस्ट के मैदान के अंदर चाइना उतरेगा। जो क्या नाम है, इसके जिसको कहते हैं ऑटोमेशन, रोबस्ट टेक्नोलॉजी, इन सब के मैदान में सिर्फ और सिर्फ चाइना उतरेगा। और उसकी वजूहात की बुनियाद में अगर हम मोटी सी किताब मेरे सामने पढ़ी है हेनरी किसिंजर की, काश मैं इसको निकालने में कामयाब हो जाऊं। बाय द वे, मेरे पास इस वक्त अगर देखेंगे तो मैं अमेरिका के ऊपर पूरी नजर रख के बैठा हूं। जॉर्ज वाशिंगटन की भी मैंने सामने रखी हुई है, और फिर इसको मैं बिल्कुल मिस आउट नहीं करता कोई चीज को। ये प्रेसिडेंट शी की किताब है, और उसके बाद जो है हेनरी किसिंजर की किताब है। बाय द वे, मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि जो प्रेसिडेंट शी के 5 एडिशन आ चुके हैं, जो कि पूरी गवर्नमेंट को वो खुद पढ़ाते हैं, बाय द वे। अच्छा, अब मैं अब आपको, ये मुझे भिजवाइएगा फिर इनके। ये मैं मेरी तरफ से तोहफा होएगा आपको चलो, थैंक यू। इंशाल्लाह। अच्छा, अब सर इसको ये समझने की कोशिश करें कि डी रिस्किंग की बात जो है, उन्होंने कहा कि चाइना के साथ डी रिस्किंग का कॉन्सेप्ट कभी मत लेकर आना, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना, उनके ऊपर उनको प्रेशराइज करना, ये मामला कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसने अपने प्रेसिडेंट के साथ भी ये बात की थी कि कभी ये मामला ना लेकर आए। अच्छा,
उसका वजह क्या हुआ कि चाइना का इंपैक्ट ये हुआ कि वो खामोशी के साथ काम करता रहा। और हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने चाइनीज को बड़े गौर से देखा है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जिस तरीके से कोई बुद्धा होता है और बुद्ध मत होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ध्यान करता है, और वो ध्यान करके मेडिटेट करता है, और मेडिटेट करके वो सिर्फ सब्जेक्ट करता है और विजडम ओरिएंटेड है। इसका ना इरादा है रूल करने का, ना रूल करेगा। प्रॉब्लम यह है कि उसने ऐसी कमाल की चीज बना दी, उसने टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है कि अगर ये उनको ऊपर डी रिस्किंग के ऊपर, इनके ऊपर सैंक्शन लगाते भी हैं, वो कहते हैं अच्छा लगा लो। जब आपने याद है आपको जो इन्होंने हवावे और एप्पल के मामले में जो किया, उन्होंने कहा तुम करके देख लो। अब करके देखने के बाद अब मुझे बताएं कि एक लिमिट आ चुकी है कि आईफोन जो है ना इससे ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा, और हवावे ने तरक्की का एडवांसमेंट यहां तक कर दिए कि मैं हवावे की गाड़ी देखकर हैरान हो गया हूं कि अगले 100 साल में मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर कार में फिर रहा हूं, किसी 100 साल के आगे की कार है कोई, जिसके अंदर ब्रेक से लेके हर चीज उसका खुद ही ऑटोमेटेड सिस्टम है। खैर, अब जो डी रिस्किंग और डीकपलिंग का फैक्टर है वो ये है, डी रिस्क तो तब करोगे ना जब रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके मुल्क के फॉलो हो रहे होंगे। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर। यानी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स होंगे या चाइनीज स्टैंडर्ड्स होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी किसी खातून ने एक बात की कि डी जो एम्बार्गोज लगे हुए हैं, और चाइनीज कार वो ले ही नहीं रहे, वो तो पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी। एक तो खैर ये लेम बात है कि पड़ी पड़ी खराब कैसे हो सकती है, एक कार है ये कोई पुराना सालन नहीं है जो खराब हो जाएगा। बहरहाल, सो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास गाड़ियां हैं तो स्टैंडर्ड किसका? चाइनीज स्टैंडर्ड। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं कि एक जमाने में जो सिमंस था, सिमंस का नाम सुना होगा कि आपने, स्कैनिंग की मशीन, सिटी स्कैन की मशीन, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम करती थी। अब इन्होंने, चाइनीज ने हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाना शुरू कर दी। अच्छा, एक और भी मजे की बात बताऊं, उनकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं खरीद नहीं सकता चाइना में बैठ के। तो पता चला कि वो लोग खरीद सकते हैं जो कि चाइनीज नेशनल है मेनलैंड के। मैं उनको कह देता हूं, वो मुझे मंगवा देते हैं। लेकिन कितना जबरदस्त से इन्होंने कंट्रोल रखा है कि अभी तक ये आपको बताना भी नहीं चाहते। और मैं हैरान हुआ क्योंकि मैं सर्च में था कि इनकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मंगवाऊं तो सही। आई एम अमेज्ड कि अमेरिका और पूरी दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं है जिस रंग की उन्होंने बना दी। और प्राइस का फर्क कितना था, एक प्रोडक्ट मंगवाई तो $2000 का फर्क। $2000, इट वॉज जस्ट नथिंग। लेकिन वो चाइनीज के लिए सिर्फ उन्होंने दिया, बाकियों के नहीं, और उसका रिजल्ट अनबिलीवेबल। सो इसका मतलब है, मैंने बताया प्रेसिडेंट शी ने कहा कि वी आर गोइंग एंड वी आर एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वी आर बीइंग इनोवेटिव विद द चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो डीकपलिंग पे मैं सर आता हूं, तो डी रिस्किंग को मैं बिल्कुल जो है वो नलीफाई करता हूं। कोई फायदा ही नहीं है चाइना को सप्रेस करने का, क्योंकि वो इस चीज से निकल गया है। वो लेता है कर्जे, वर्ल्ड बैंक से भी लेता है, आईएमएफ से भी लेता है, बाकियों से भी लेता है। वो कर्ज को प्रोजेक्ट में लगाता है और प्रोजेक्ट्स का फायदा लेकर उसके कर्ज की रकम को दे देता है, और बताना ये चाहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अमीर आदमी की सबसे कामयाबी की बात ये होती है कि वो बताता ही नहीं है कि वो अमीर है। ठीक हो गया ना सर? अगर वो बता देगा ये तो सारे उसको कौसार में ले जाकर एक आदमी 25 बंदों का खाना खिलाएगा, वरना। अच्छा, जो हमारे वजीरों को हम कराते होते थे, सारे वजीर भूखे नंगे आ जाते थे, उनको खिलाना पड़ता था, अब क्या करें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, डीकपलिंग। डीकपलिंग का मकसद मैं आज समझाने की कोशिश आपको नहीं, माजरत के साथ, अदबन मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन सेपरेट इकोसिस्टम, सर दो चीजें, मैं तीन लफ्ज बोल रहा हूं। एक है टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम, एक है यानी आपका सोसाइटल इकोसिस्टम, एक है आपका रूल्स एंड रेगुलेशन का इकोसिस्टम, एक है बिजनेस एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम, एक है ट्रांसपोर्टेशन का इकोसिस्टम। इन सब के लिए पहले सारी दुनिया में यूनिफाइड तरीके से अमेरिकन चीजें आती थी। अब ये सारी की सारी उन्होंने डिस्पर्स कर दी, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉलो करते रहे अमेरिका का। एग्जाम्पल के तौर पे, इनकी यूज टाइम, इनकी इंडस्ट्री यूज हुई वियतनाम में। आपने ये सुना होगा कि वियतनाम के अंदर इनकी इंडस्ट्री काफी मूव हुई है, आप ये मानते हैं? जी लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि वियतनाम की इकोनॉमी कैसे है, तो आप क्या कहेंगे? ये भूख और नंग, जी एग्जैक्टली सिर्फ प्रोडक्ट बन रही है। ठीक हो एग्जैक्टली। गया। अच्छा, एक्वाडोर। अच्छा, उसके बाद में मैक्सिको। मैक्सिको और इक्वाडोर को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी करने जा रहा है, और पनामा समेत तकरीबन 17 ममालिक के साथ वो जो एम्बार्गो लगाएगा,
आप हैरान होंगे कि बुरी तरीके से मईशत को डस पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिको वो रास्ते से प्रोडक्ट लेकर आते हैं, इवन चाइनीज प्रोडक्ट ले आते हैं जो कि बाजारों में बिक रही है। जब वो नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? अच्छा, दूसरी बात, अब रूल्स एंड रेगुलेशन से सारा कुछ नेविगेट हो गया है इसकी तरफ। अच्छा, अब मैं सबसे बड़ी बात, नेविगेट हो गया इस तरफ यानी चाइना की तरफ। अच्छा, एक और बात आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि चाइना, जरा रशिया को भी स्टडी कर लें। आप लोग बहुत दूर हो गए हैं रशिया से। रशिया दोबारा से उठ चुका है। रशियन कार्स बहुत शानदार आ रही हैं। रशिया ने जो है वो उनकी अस्करियत के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, उनकी आर्सनल के अंदर, वेपनरी के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर, मिसाइल्स के अंदर, वॉरहेड्स के अंदर कमाल की कामयाबी है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा वॉरहेड्स में ताकत है तो चाइना और रशिया के इश्तराक में रशिया के पास सबसे ज्यादा तेज रफ्तार तरीके से वॉरहेड्स ले जाने वाली कैपेबिलिटी है। अब मुझे बताएं। डॉक्टर साहब, हमारे पास सिर्फ रह गए हैं 8 मिनट, और आठ 8 मिनट मिनट में मैं ये चाहता हूं कि आप बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करते हैं। चूंकि रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि इंडिया कम से कम 45 टेक्नोलॉजीज में आउट ऑफ 64 5 बड़े ममालिक में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान कहाँ पे? जी सर, इस सवाल को अगर मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये जी डीकपलिंग को जरा जी थोड़ा सा जी। जरा उसको मुकम्मल कर। अच्छा, डीकपलिंग के अंदर सिर्फ सर मैं मेजर एक चीज ही अर्ज कर देता हूं। तो पोटेंशियली क्या है कि ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज मिला लीजिए और टोटल नेविगेट हो गई। सैटेलाइट सिस्टम सारा चाइना का, अब रशिया के अंदर भी रशियन और सैटेलाइट इधर का आ गया। अफगानिस्तान, हम्म। मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता हूं, मैं तुफ करता हूं, मैं आज नोहा को ना हूं, मैं नोहा को ना हूं, मैं नोहा को ना हूं, मैं मातम करना चाहता हूं कि जिस शहबाज शरीफ के पीछे किसी आदमी ने कहा, ये शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हम अफगानिस्तान को जो है उनको वहां पर हमला कर देंगे। भाई, गवर्नमेंट के साथ बैठते, तालिबान के साथ बैठते, उनको सोच लेते हमला क्यों करोगे? वहां पे चाइना भरा पड़ा है। चाइना की $500 बिलियन से ज्यादा की वहां पर जो है वो इंडस्ट्री लग चुकी है। चाइना को तालिबान से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ निगोशिएशन करने में प्रॉब्लम है। भाई, लड़ाई तो हल नहीं है। अब इस खत्ते में लड़ाई क्यों करते हो? सो पाकिस्तान के पास पहले कुछ नहीं है, चंद $1 मिलियन मिल जाएंगे। और एक और भी बात बताऊं, इस पूरे इस खत्ते के हालात की वजह से अब अमेरिका ने इल्जाम लगा दिया है इंडिया के ऊपर, और उन इंडिया मुसलसल इस टाइम पर अपने पूरे मीडिया पर एक ही बात रिपोर्ट कर रहा है, जैसे वो मेरे पर इल्जाम लगाते हैं कि आई हैव इंडोफोबिया। सो उन्होंने सेम इल्जाम जो है वो अमेरिका की नई आने वाली हुकूमत पे लगाया कि इनको इंडोफोबिया है, यानी भारत से इनको तकलीफ है और भारत का फोबिया है बेसिकली। अच्छा, उसकी टेक्नोलॉजी की मैं असलियत भी बता दूंगा। इंडिया ने कोई बड़ी इनोवेशंस नहीं की, क्योंकि उनका ह्यूमन माइंड जो है वो ऑटोमेशन, चीजें बनती हैं पैसे के साथ, और पैसा जिसके पास नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकता, वो मैं बाद में आऊंगा। अच्छा, तो ये मैंने अफसोस करना था, काफी अफसोस मान लीजिए, क्योंकि इतनी गंदी स्टेटमेंट दी है कि हम जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर यकदम अब जो है वो हमलावर होंगे और हम जो है उनके टेररिस्ट मारेंगे। भाई, ये बातें होती हैं, उनकी हुकूमत, आपकी हुकूमत बैठ जाए, उनकी आउटफिट्स को कंट्रोल करे और फिर चाइना को मदाखलत करवाए, और चाइना और आपस में चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बैठ के इस मसले का हल करते। और इसको निगोशिएशन निगोशिएशन और निगोशिएशन के अलावा कोई इसका हल बनता नहीं है। और इमरान खान होता तो आई एम 200% श्योर कि वो उसका हल निगोशिएशन से निकालता, ना कि लड़ाई से। वो एक अलग बात है कि मैं सारा क्रेडिट उनको नहीं दे रहा, लेकिन ये जरूर है कि वो जंग से ये सब्जेक्ट नहीं निकलेगा, ये मैं बता दूं। अब आप यानी गैंगस्टर, यानी आप टेररिस्ट के साथ कई लोगों औरों को भी तकलीफ देते हैं। अच्छा, डीकपलिंग का मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूं सर। असल जंग, असल जंग, यहां तक ये जुमला देकर खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपके अगले सवाल यानी जो आपने भारत से मुतल्लिक किया उस हमारे पर आ पास जाऊंगा। सिर्फ 3 मिनट सर, रहेंगे इस डॉक्टर वक्त सबसे साहब। बड़ी जंग, जी। अब सर इस वक्त सबसे बड़ी जंग जो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में है, वो है सेमीकंडक्टर्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे। और चाइना उसमें लीड कर रहा है। एंड देयर इज नो कंट्री पैरेलल टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसकी डिटेल मैं नहीं देना चाहता, मैं बहुत दफा दे चुका हूं। यानी पूरी दुनिया में 37,000 प्लस 37.7% डिमांड थी। अब मैंने रिसेंट टाइम में देखी है 70% से ज्यादा डिमांड है, और सबसे ज्यादा डिमांड ब्रिटेन में, और सबसे ज्यादा डिमांड यूरोप में, और अमेरिका में जबरदस्ती एक कार भी चाइनीज नहीं आने दे रहे। इस सिर्फ और सिर्फ गुस्से का, और गुस्से से भी ज्यादा इसको हसद कहते हैं कि अब हम ताकत हुआ करते थे, ये कहां से आ गए। तो ये इतनी सी बात है।
अब आप इंडिया के मैटर पे आ जाइए सर। हमारे पास डॉक्टर साहब सिर्फ 2 मिनट रह गए, 2 मिनट में अगर आप बता दें, फिर नेक्स्ट एपिसोड में से हम वजाहत के साथ चलेंगे। जी सर। अच्छा सर, इंडिया के ऊपर मैं सिर्फ इतनी सी वजाहत कर देता हूं कि ये सारा का सारा जो उन्होंने कंसोर्शियम उठा के, बिजनेस कंसोर्शियम उठा के, चाइना के जो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में जो वॉर हुई थी, जो ट्रेड वॉर उन्होंने आपस में कायम की, और 65% उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया, और उसके बाद से सारी इंडस्ट्री उठ के चली गई थी इंडिया। अब आप उसके रिपरकशंस देखने का टाइम आ गया। उधर टेक्नोलॉजी नहीं गई, उन्होंने कोशिश की कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स वहां पे बनाने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की उस एक सौ 101 बिलियन डॉलर, 101 बिलियन डॉलर, 127 बिलियन डॉलर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करता है इंडिया चाइना से। तो जो इंडिया है वो मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है, इंडिया इसके ऊपर, चाइना पर। तो अमेरिका के लिए जो चीजें बनाता था, वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, चिप से रिलेटेड वो चीजें बनाता था, अब वो जो है वो अपग्रेडेड हो जाएंगी, और अपग्रेड होके बाद वहां से वो इंडस्ट्री जब मूव करेंगे, तो ये कार इसका मतलब ये है कि वो कारपेट नीचे से खींच लेंगे और इंडिया धड़ाम से गिरेगा। तो इंडिया का इतना ही वक्त था, वो उसने जितनी इंडस्ट्री बनवानी है बना ली। अब अगर जिस वक्त नजर अनायत अमेरिका की पाकिस्तान पे होगी, उतनी इंडस्ट्री पाकिस्तान भी बना लेगा। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, एक जुमला सर। जी सर। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, एक जुमला सिर्फ। सर, पाकिस्तान इज नोवेयर, पाकिस्तान इज ऑन द तरला इकोनॉमी ओनली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। हमें इस पे फिक्र भी करनी चाहिए, हालांकि जो उड़ान पाकिस्तान है, रिफॉर्म पैकेज या अच्छा, मैं फ्लड। उड़ान पाकिस्तान पे जुमला कर दूं, जी सिर्फ जुमला कर दूं। जी। मुझे ये बताएं कि ये मस्का खोज रिपोर्ट्स यकीनन एहसन इकबाल ने लिख के दी होगी, क्योंकि उसके दिमाग में कॉटलर था। गलती से उसको किसी ने बाहर भेजा एक क्लास लेने के लिए, दूसरा एमबी उसने कर लिया लम्स से शायद। लम्स में एक कॉटलर की किताब है जिससे मुझे बड़ी शदीद एलर्जी है। वो हर चीज में 5 पीस 5 ईज डाल देता है। चुनाचे उसने भी यही काम किया। मुझे बताएं सर, 2035 में आपको पता है आप क्या होंगे? जब 2035 में मुझे नहीं पता मैं कहां होऊंगा, तो ये कैसे डिपेक्ट कर सकता है कि 60 बिलियन डॉलर, इतना 60 बिलियन डॉलर वुड बी द माइक्रो अमाउंट, इतनी सी इन्नी सी अमाउंट होगी 60 बिलियन डॉलर 10 साल बाद। आर ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग चल चुका है, और ये उड़ान नहीं है, ये सब जहाज इकोनॉमी है। ये मुझे लगता है चर्च पीने लग गए, इनका दिमाग चल गए। द ओनली वर्ड आई कुड से। डॉक्टर हसनैन, आपके डॉक्टर हसनैन की गुफ्तगू सुनी, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड भी करेंगे और मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर करेंगे, और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना, रशिया और यूएस एज अ ग्रेटर पावर क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, नया स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्लेस होगा, ये वो सवाल आते हैं जो नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपको तकलीफ देंगे। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।